हाय एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो जेई एडवांस पीवाईक्यू ओल्ड चैप्टर वाइज सीरीज के इस वीडियो में आज हम लोग टॉपिक लेने वाले हैं, दैट इज सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम एंड कोलिजन। तो जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सब्जेक्टिव टाइप 1978 से लेकर 1987 में, इन सारे टॉपिक से, दैट इज सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम एंड कोलिजन, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं सब्जेक्टिव टाइप। और इस वीडियो में हम लोग टोटल कवर करेंगे 5 क्वेश्चंस, और बचे हुए जो 5 क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट करने से पहले लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हमारा एक जेई एडवांस पीवाईक्यू चैप्टर वाइज करके एक पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है। अगर वो प्लेलिस्ट तुम एक्सेस कर पाओगे तो वहां देखोगे कि सारे के सारे जो है वीडियोस हैं वो पूरे सीक्वेंस में, स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर 1 न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, सारे जो टॉपिक्स हैं उसके पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज सीरीज में सीक्वेंस से सारे के सारे एक्सेस करोगे। और ये जो प्लेलिस्ट है या तो चैनल में डायरेक्टली जाके तुम एक्सेस करो, या फिर लिंक में इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाला हुआ है, सॉरी डिस्क्रिप्शन में इसका तुमको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाओ, वहां पर क्लिक करो, सारे के सारे तुमको लाइन वाइज मिलेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग 1978 के क्वेश्चन से। छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m मूविंग विद वेलोसिटी कैपिटल V इन x डायरेक्शन। ठीक है, सिचुएशन कुछ इस तरह से, एक स्मॉल m मास का एक बॉडी है और इसकी वेलोसिटी है v, कैपिटल V इन x डायरेक्शन। इसको मैं अगर x बोल देता हूं, इफ दिस इज माय x एंड दिस इज माय y, जैसा कि हम लोग नॉर्मली लेते हैं, तो ये इस तरह का सिचुएशन है। कोलाइड्स विद अनदर बॉडी ऑफ मास कैपिटल M मूविंग इन y डायरेक्शन विद वेलोसिटी v। तो एक बड़ा मास है ना, कैपिटल M मास है इसका, और ये किस तरफ मूव कर रहा है, ये इस तरफ मूव कर रहा है, और इस v को मैं स्मॉल v ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं, कंफ्यूजन ना हो। तो इस तरह का हमारे पास में सिचुएशन है। तो ये दोनों कोलाइड करते हैं, इस तरह से कोलाइड करते हैं आपस में। और किस तरह से कोलाइड करते हैं, दे कोएलिस इनटू वन बॉडी ड्यूरिंग कोलिजन। ये लोग दोनों कोलाइड करते हैं और आपस में चिपक जाते हैं। तो कोलाइड करने के बाद क्या सिचुएशन होता है, कोलाइड करने के बाद ये दोनों आपस में इस तरह से चिपक जाते हैं, है ना। ये कैपिटल M है और ये स्मॉल m है, इस तरह से चिपक जाते हैं। कैलकुलेट द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ द फाइनल बॉडी। तो जरा ध्यान से देखो, अगर मैं स्मॉल m और कैपिटल M को अपना सिस्टम चूज करता हूं, स्मॉल m प्लस कैपिटल M, है ना, इन दोनों को अपना मैं सिस्टम चूज करता हूं, तो क्या इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? जिस डायरेक्शन में हम लोग कंसीडर एक्स और वाई डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। हम लोग मान के चल रहे हैं जो ग्रेविटी है वो जेड में है और एक्स वाई डायरेक्शन प्लेन है, और वहां पर कोई भी एक्स वाई डायरेक्शन हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और यहां पर कोई भी इसमें फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो हमारा मोमेंटम जो होगा सिस्टम का, पी सिस्टम विल बी कंजर्व्ड। जो हमारा सिस्टम हमने चूज किया, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व्ड। और अगर सिस्टम मोमेंटम कंजर्व है सिस्टम का, दैट मींस मैं बोल सकता हूं कि फाइनल मोमेंटम दैट शुड बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। अब इनिशियल मोमेंटम हम लोग क्या लिखेंगे, इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, जरा ध्यान से देखो। स्मॉल m पहले इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम को दोनों को ऐड कर देंगे, यही इनिशियल मोमेंटम है, और वही फाइनल मोमेंटम भी वही होगा, स्मॉल m इंटू कैपिटल V, और ये आई कैप डायरेक्शन में मोमेंटम था, वेलोसिटी का डायरेक्शन, प्लस कैपिटल M के पास स्मॉल v वेलोसिटी थी और वो जे कैप डायरेक्शन में था, तो यही रहने वाला है ना। यही हमारे पास में इनिशियल मोमेंटम होना चाहिए और यही इसका फाइनल मोमेंटम होना चाहिए। ठीक है, ओके। सो यहां पर इसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है, तो बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। देखो, ये हमारे पास में अगर मोमेंटम है तो इसका ये निकाल सकते हैं ना हम लोग, फाइनल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ये सारा वेक्टर है, तो ये कितना हो जाएगा, रूट ओवर m स्क्वायर कैपिटल V स्क्वायर प्लस कैपिटल M स्क्वायर स्मॉल v स्क्वायर। ठीक है, और एंगल भी निकालना है तो एंगल भी निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखो ये mv जो इसका मोमेंटम है, देखो इसको मोमेंटम को अगर हम लोग निकालना चाहें तो देखो ये इस तरह से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं, स्मॉल m कैपिटल V आई कैप डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में जे कैप, ये x में है, और y में कितना है इसका, कैपिटल M स्मॉल v। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों का, वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, जो कि यहां से एंगल थीटा पे होगा। तो थीटा हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, थीटा इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ कैपिटल M स्मॉल v डिवाइडेड बाय स्मॉल m कैपिटल V। अच्छे से लिख देता हूं इसको,
स्मॉल एम कैपिटल वी। ठीक है, तो ये हमारे पास में एंगल है। ये देखो ना, यहाँ से इसको ये कैपिटल एम वी ये हो गया और ये स्मॉल एम वी हो गया। टेन थीटा बराबर कैपिटल एम वी बाई स्मॉल एम वी। सिंपल सा ये है वेक्टर का। तो ए पार्ट तो इसका हम लोग कुछ इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलो बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में पूछा गया फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट ड्यूरिंग द कॉलिजन इन टर्म्स ऑफ टू मासेस। अब देखो यहां पर कैसी कॉलिजन हुई है, इनइलास्टिक कॉलिजन, मतलब आके चिपक ही गया बिल्कुल। तो इनइलास्टिक कॉलिजन हुई तो कुछ जो इसका एनर्जी है वो किसी अदर फॉर्म में गया होगा, लोअर फॉर्म ऑफ एनर्जी में गया होगा, हीट में। यहां पर हम लोग मान रहे हैं कि पूरी जो भी काइनेटिक एनर्जी में जो भी डिफरेंस आ रहा है वो कहां गया, हीट में चला गया। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, कितना फ्रैक्शन कन्वर्ट हुआ हीट में, मतलब कितना हीट में कन्वर्ट हो गया। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसके पास कुछ रही होगी, माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी रही होगी पूरे सिस्टम के पास, डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसके रेफरेंस पे कितना उसका फ्रैक्शन निकालना था, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डिवाइड करना पड़ेगा, एंड दैट इज बेसिकली माय फ्रैक्शन ऑफ हीट, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट। तो मैं इसको कैसे लिख दूं, हीट में जो फ्रैक्शन कन्वर्ट हुआ, ऐसा कुछ नाम डिनोट दे देता हूं, है ना। जितना फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी दैट इज कन्वर्टेड इनटू हीट को मैं एचएफ लिख रहा हूं, दैट इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये डिफरेंस निकल गया जो हीट में गया, डिवाइडेड बाय इनिशियल, उसके फ्रैक्शन में निकालना था। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो डिवाइड कर दिया तो 1 माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ जाती बात। अच्छा, पहले तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बहुत ही आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। स्मॉल एम मास के पास कैपिटल वी वेलोसिटी थी, तो इतनी काइनेटिक एनर्जी थी, प्लस कैपिटल एम मास के पास स्मॉल वी वेलोसिटी थी, तो इतनी एनर्जी इसके पास थी। ठीक है, तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब हम लोग फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालें, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी हमने इसका निकाल रखा है, फाइनल मोमेंटम हमें पता है ना। फाइनल मोमेंटम हमने कितना निकाला, देखो यहां से ये निकाला है ना मोमेंटम फाइनल। तो पहले मोमेंटम फाइनल लिखता हूं, फिर मैं लिखूंगा उधर मोमेंटम फाइनल। ये कितना है, रूट ओवर, देखो यहां से देख लो, स्मॉल एम स्क्वायर कैपिटल वी स्क्वायर प्लस कैपिटल एम स्क्वायर स्मॉल वी स्क्वायर, ये निकाला है। अब मोमेंटम है तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग को पता है, फाइनल हो जाएगा कितना, मोमेंटम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ मास, पी स्क्वायर बाय 2m। और मास कितना है इसके पास, सिस्टम का मैं पूछ रहा हूं, तो इतना है सिस्टम का, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, क्योंकि इसको हमने अपना सिस्टम माना है। तो इतना ये मोमेंटम का स्क्वायर पी स्क्वायर बाई 2m मैंने लिखा है सिस्टम के लिए, है ना। तो इसका स्क्वायर ले लो, तो ये कितना बचेगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस कैपिटल एम स्क्वायर स्मॉल वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग, यहां पर मेरे पास में काइनेटिक एनर्जी फाइनल आ गया, निकल लिया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1 माइनस सी डिफरेंस ले लेंगे तो हमें ये फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब जो यहां पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया था 1982 में। टोटल ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो पहले क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या पूछा गया था। इसमें बोला गया 3 पार्टिकल्स ए बी सी ऑफ इक्वल मास मूव विथ इक्वल स्पीड v along the medians of the equilateral triangle as shown। तो यहां पर एक मास रखा हुआ है a, यहां पर एक मास रखा हुआ है b, और यहां पर एक मास रखा हुआ है c, है ना। ये इस डायरेक्शन में v स्पीड से, ये इस डायरेक्शन में v स्पीड से, और ये इस डायरेक्शन में v स्पीड से इस तरह से इनिशियली मूव कर रहे थे टुवर्ड्स द मीडियन। अब क्या होता है, दे कोलाइड एट द सेंट्रॉइड g ऑफ द ट्रायंगल। तो यहां पर आगे तीनों कोलाइड करते हैं, है ना। ये यहां पर आके कोलाइड करता है, ये यहां से ऐसे कोलाइड करता है, और ये यहां से ऐसे कोलाइड करता है, तीनों आके यहां पर कोलाइड करते हैं। आफ्टर द कॉलिजन ए कम्स टू रेस्ट। कॉलिजन के बाद क्या होता है, मैं यहां पर दूसरा पेन ले लेता हूं। कॉलिजन के बाद ए जो है, यहां पर इसकी स्पीड 0 हो जाती है, रेस्ट पे आ जाता है ना। बी रिट्रेसेस इट्स पाथ विद वेलोसिटी v। रिट्रेस कर रहा है मतलब कैसा डायरेक्शन में जा रहा है, ये अपनी वापस से इस डायरेक्शन में जा रहा है, अपनी डायरेक्शन को रिट्रेस कर रहा है सेम स्पीड v से। तो हमें बताना है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ c, c कहां जाएगा, है ना। a तो आके यहां पर 0 हो गया। तो अगर देखा जाए तो ए बी सी को अगर मैं अपना सिस्टम मान लूं, तो इस सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। दैट मीन्स मेरा मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, अगर ए बी सी को मैं सिस्टम माना, मोमेंटम ऑफ सिस्टम दैट शुड बी कंजर्व्ड, है ना, दैट इज कंजर्व्ड। तो कंजर्व्ड लिख देता हूं, कंजर्व्ड। तो इनिशियली मोमेंटम अगर देखा जाए, इनिशियल सिस्टम का मोमेंटम कितना है, ध्यान से देखो, 3 वेक्टर
सेम मैग्नीट्यूड के 120 डिग्री के एंगल पे जीरो, है ना। इतना ये बेसिक सी चीजें तुमको आती होगी। एक वेक्टर है, वो कैसा है देखो, ए वाला जो वेक्टर है वो नीचे की तरफ मोमेंटम है mv, है ना। दूसरा सी वेक्टर देखो, सी वेक्टर ऐसा आएगा 120 डिग्री पे, यहाँ पे सी वेक्टर देखो ये mv आएगा, और तीसरा इनिशियल मोमेंटम में देख रहा हूं, है ना, mv। तो तीनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, 120 डिग्री के एंगल पे हैं, है ना, 120 डिग्री के पे करके भी देख लो। तीनों सेम mv इनिशियली जो मोमेंटम होगा सिस्टम का, नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज जीरो। तो इनिशियली जीरो है तो फाइनली भी जीरो होना पड़ेगा। फाइनल कंडीशन देख लेते हैं भाई, ए का मोमेंटम देखते हैं, फाइनली सबका मोमेंटम मैं ऐड कर रहा हूं, तो ए का मोमेंटम, ए तो ऐसे ही मरा पड़ा है, जीरो हो गया। अब बचा बी और सी, तो बी और सी के मोमेंटम एक दूसरे को कैंसिल आउट करने चाहिए, है ना। तो अगर बी इस डायरेक्शन में, और तीनों का मास सेम है ना, तो बी का मोमेंटम अगर इस डायरेक्शन में देखा जाए तो mv है ना, क्योंकि रिट्रेस कर रहा है, तो सी भी इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, है ना, और इस mv को कैंसिल करना चाहिए, तो सी इस डायरेक्शन में जाएगा, mv सी का भी मोमेंटम इस डायरेक्शन में mv होगा, है ना। तो mv होगा, दैट मींस उसकी जो वेलोसिटी होगी वो किस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, वो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, है ना, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी इसकी सी की। तो सी की जो वेलोसिटी होगी, सी की वेलोसिटी होगी दैट विल बी अपोजिट टू बी, है ना, यहां पर बी के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ बी का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी v ओनली, है ना। तो इसका डायरेक्शन ये होगा और ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो बहुत आसानी से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 1982 में टोटल 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। अब जो यहां पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया था 1984 में, टोटल ये 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, 6 मार्क्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होंगे। तो क्वेश्चन में बोला गया है, 2 बॉडीज A एंड B ऑफ मास m एंड 2m, तो इसका मास m है, इसका मास 2m है, 2 बॉडी है, रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ फ्लोर में रखा हुआ है, दे आर कनेक्टेड बाय ए स्प्रिंग, देख सकते हैं हम लोग। A third body C of mass m moves with velocity v0 along the line joining A and B, ठीक है, and collides elastically with A as shown in the figure। तो इसका C और A का जो कॉलिजन होता है, C आता है और धप से मारता है A को, और इन दोनों के बीच इलास्टिक कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। सेम मास है, m मास और m मास के आके इलास्टिक कोलिजन करते हैं। एट अ सर्टेन इंस्टेंट t0 आफ्टर कोलिजन, अब क्या होता है, कोलिजन होने के t0 सेकंड के बाद इट इज फाउंड दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज ऑफ A एंड B आर सेम। उसके बाद देखा जाता है t0 सेकंड के बाद कि A और B दोनों का सेम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। फर्दर एट दिस इंस्टेंट द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इज फाउंड टू बी x0, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। ए पार्ट में बोला गया द कॉमन वेलोसिटी ऑफ A एंड B एट टाइम t0, तो सबसे पहले कॉमन वेलोसिटी निकालते हैं। तो सिचुएशन ये था, m मास था, ये m मास था, ये 2m मास था, इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट k होगी, कुछ भी होगी, है ना। अब सबसे पहले तो देखते हैं कि कॉलिजन जब हुआ तो ये m मास इस m मास के साथ आके टकराया, मास दोनों का सेम है, तो इलास्टिक कॉलिजन के केस में क्या होगा, वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी। नहीं होता तो करके देख लो, इलास्टिक कॉलिजन का कंडीशन लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सब कुछ हो जाएगा। सेम मास दिया हुआ है ना, मोमेंटम कंजर्वेशन करके आराम से निकाल सकते हो कि दोनों की वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी। तो मैं बोल सकता हूं कि जो वेलोसिटी इसकी इंटरचेंज होगी, मतलब क्या हुआ, जस्ट आफ्टर कॉलिजन, मैं बोलता हूं जस्ट आफ्टर कॉलिजन, सिचुएशन बनाता हूं, जस्ट आफ्टर कॉलिजन, जस्ट आफ्टर कॉलिजन क्या होगा, ये जो सी ब्लॉक रखा हुआ है ना, ये जो सी ब्लॉक रखा हुआ है ये तो रेस्ट पे आ जाएगा, क्योंकि ए रेस्ट पे था पहले, तो सी ब्लॉक की जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। वेलोसिटी v डैश में बोल रहा हूं दैट इज 0। ए ब्लॉक जस्ट आफ्टर कॉलिजन, ए ब्लॉक जो m ब्लॉक है, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी इससे, c से v0 हो जाएगी, है ना। जस्ट आफ्टर कॉलिजन है इसलिए ये लोग तो मूव नहीं कर रहे होंगे, है ना। इसकी भी वेलोसिटी कितनी है, v डबल डैश बोल रहा हूं 0 है, 2m मास की भी 0 है। तो ये c का तो रोल यहां पर समाप्त हो गया है, इसलिए मैं c को हटा देता हूं, है ना। c का रोल यहां पर समाप्त हो गया है। a और b इस तरह से, a की वेलोसिटी v0 है, जस्ट आफ्टर कॉलिजन की बात हो रहा हूं, जस्ट आफ्टर कॉलिजन अभी कोई फर्क नहीं पड़ा है, स्प्रिंग में कुछ फर्क नहीं पड़ा है, अब पड़ेगा वो, अब v0 आया, अब दबना शुरू होगा, अब आगे की कहानी आगे बात करेंगे हम लोग। तो जस्ट आफ्टर कॉलिजन ये कंडीशन थी,
है ना। अब बोल रहा है एट टी इक्वल्स टू टी नॉट, एट टी इक्वल्स टू टी नॉट, ये बोला जा रहा है कि दोनों मास की जो स्पीड है वो सेम हो गई है। मतलब m मास और जो 2m मास है ना, दोनों की स्पीड सेम हो गई। मतलब मैं इसकी स्पीड को v बोल रहा हूं, इसकी स्पीड भी v बोल रहा हूं। पता है ये केस जो है, इस जगह पे जो कंप्रेशन है स्प्रिंग में वो मैक्सिमम कंप्रेशन का केस है। ये कंप्रेशन मैक्सिमम कंप्रेशन क्यों हो रहा है, खैर इसका क्वेश्चन में यूज नहीं है, क्योंकि देखो अगर हम लोग 2m मास के रिलेटिव बात करें तो 2m मास के रिलेटिव क्या है, m मास शुरुआत में जब ऐसा था, जब कोलिजन हुई थी तो m मास क्या हो रहा था, उसके पास पास में आ रहा था। तो जितना ज्यादा पास आता जा रहा था उतना ज्यादा कंप्रेशन होता जा रहा था। फिर उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगा वो, है ना। फिर इस पोजीशन पे एट टी इक्वल्स टू टी नॉट पे 2m के रेस्पेक्ट में जो m की स्पीड हो गई वो 0 हो गई, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम हो गए, दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई ना। तो 2m के रेस्पेक्ट में m मास रेस्ट पे आ गया, तो वहां पे जाके वो मैक्सिमम कंप्रेशन वहां पर हुआ। तो यहां पर टी इक्वल्स टू टी नॉट में जो कंप्रेशन इसने दे रखा ना स्प्रिंग में, जो कंप्रेशन है दैट इज एक्स नॉट, तो वही वाला कंप्रेशन है, मैक्सिमम कंप्रेशन है एक्स नॉट। ठीक है, खैर इसका क्वेश्चन में कोई लेना देना नहीं है, हमें तो बस यहां पर क्या करना है, देखो इस सिस्टम को अगर मैं ए और बी को अपना सिस्टम मानता हूं, है ना, जस्ट आफ्टर कॉलिजन की मैं सारी कहानी बात कर रहा हूं, जस्ट कॉलिजन हुआ उसके बाद की कहानी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। जस्ट कॉलिजन होने के बाद मेरा सारा इवेंट मैं कंसीडर कर रहा हूं और ए और बी को मैं अपना सिस्टम चूज कर रहा हूं जस्ट आफ्टर कॉलिजन, है ना। जस्ट आफ्टर कॉलिजन ए और बी को मैंने अगर अपना सिस्टम चूज किया तो इस सिस्टम पे एक्सटर्नल कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, है ना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, वर्टिकल में भी कोई नहीं लग रहा है, क्योंकि वर्टिकल में भी फोर्स है, खैर हमें वर्टिकल से मतलब नहीं है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में भी फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं, खैर उसका हमें कहाँ, हमें तो बस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बात करें। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, जो स्प्रिंग का फोर्स है वो तो इंटरनल है ना। तो m मास और 2m मास जो मूव कर रहे हैं, तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं, मतलब उसका मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा सिस्टम का। तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। तो मैं यहां पर वही अप्लाई करने वाला हूं, P इनिशियल बराबर P फाइनल। इनिशियल मोमेंटम कितना था, देखो m मास के पास वेलोसिटी v नॉट थी, 2m मास के पास वेलोसिटी 0 थी, ठीक है। फाइनल मोमेंटम क्या हुआ, दोनों के पास, m के पास भी v है और 2m के पास भी v है। तो यहां से हम लोग को मिल जाएगा v नॉट की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी v की वैल्यू आ जाएगी, मैं यहां से सॉरी v की वैल्यू हमारे पास में आ गई v नॉट बाई 3, है ना। तो दोनों v नॉट बाई 3 से मूव करेंगे, ये सिंपल हमें मोमेंटम कंजर्वेशन से हमें पता चल गया। अब स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है, ये भी थोड़ा ट्रिकी है, सिंपल सा है वैसे। ये m है, ये 2m है ना। तो स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने के लिए देखो जस्ट आफ्टर कॉलिजन क्या हो रहा था, ये m के पास वेलोसिटी कितनी थी, v नॉट थी, ये 2m के पास कितनी थी वेलोसिटी, 0 थी। ये जस्ट आफ्टर कॉलिजन है। और जब हमने केस देखा तो दोनों साथ साथ जब चल रहे थे, है ना, तो दोनों साथ साथ जब चल रहे थे तो ये m है और ये हमारे पास में 2m है, दोनों के पास जो वेलोसिटी है वो कितनी है, v नॉट बाई 3 हो गई, इसके पास भी v नॉट बाई 3 हो गई। ये कंडीशन है हमारे पास में। तो एनर्जी की बात कर रहे हैं हम लोग, स्प्रिंग कांस्टेंट हमें निकालना है। अभी देखो इसके पास इनिशियली जो अगर हम लोग देखें, ध्यान से देखें, तो इसमें जो कोई भी इंटरनल, अगर ए और बी को मैंने अपना सिस्टम मान लिया है, ठीक है, ए और बी को अगर मैंने अपना सिस्टम माना है, तो इसमें कोई भी इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं है, फ्रिक्शन कुछ भी नहीं है, इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है नहीं। जो इसमें एनर्जी है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, अगर इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है नहीं, एक्सटर्नल फोर्सेस भी नहीं है, दैट मींस इस सिस्टम की जो मैकेनिकल एनर्जी है वो चेंज होने वाली नहीं है ना। मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम की चेंज नहीं होगी। तो इनिशियली इसके पास जो कितनी एनर्जी थी, ये चीज समझ पा रहे हो ना, इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ना, इस सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो जो भी इंटरनल में भी कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं है, मतलब फ्रिक्शन नहीं है, तो इस सिस्टम की एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। बस स्प्रिंग ही तो है, इसमें स्प्रिंग है यार, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, तो स्प्रिंग की एनर्जी और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में ये इंटरचेंज होता रहेगा, ये एनर्जी, है ना। तो इनिशियली इसके पास जो एनर्जी थी जस्ट आफ्टर कोलिजन की सारी कहानी मैं बोल रहा हूं, जस्ट आफ्टर कोलिजन इसके पास जो एनर्जी थी वो कितनी थी, हाफ m v नॉट स्क्वायर, ठीक है। और एट t इक्वल्स टू टी नॉट पे, है ना, ये तो जस्ट आफ्टर कोलिजन थी,
बराबर मैं कर रहा हूं टी कोस टू टी नॉट पे जो इसके पास एनर्जी थी, टी कोस टू टी नॉट पे कौन सी एनर्जी थी, स्मॉल एम के पास वी नॉट बाई 3 इतनी काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है, 2m के पास हाफ इंटू 2m इंटू वी नॉट बाई 3 का होल स्क्वायर इतनी एनर्जी थी, प्लस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, स्प्रिंग कंप्रेस है तो उसके पास उसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी की होगी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी, यही हमें करना है। तो यहां से देखो अब हम लोग कैंसिल आउट करें तो हाफ 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 सबसे कैंसिल आउट हो जाएगा और एम वी नॉट स्क्वायर यहां पर आ जाएगा और ये कितना बन जाएगा बराबर वी नॉट स्क्वायर बाई 9 और 2 वी नॉट स्क्वायर बाई 9 इतना हो गया 2m वी नॉट स्क्वायर बाई 9, तो ये हो जाएगा 3m वी नॉट दैट इज m वी नॉट स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दिया तो प्लस k एक्स नॉट स्क्वायर। सो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं k एक्स नॉट स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई दैट इज 2/3 m वी नॉट स्क्वायर, है ना। तो एक्स नॉट स्क्वायर को इधर ले जाते हैं, एक्स नॉट स्क्वायर को इधर ले गए, तो इतनी वैल्यू हो गई हमारे पास में k की। तो k की वैल्यू निकालनी थी स्प्रिंग कांस्टेंट की, तो इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब जो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया था 1985 में, टोटल 8 नंबर के लिए पूछा गया था, 8 मार्क्स ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन को तुम अगर काइनेमेटिक्स से सॉल्व करने जाओगे, है ना, काइनेमेटिक्स थोड़ा तो यूज आएगा ही आएगा, बट प्योरली अगर इसको तुम काइनेमेटिक्स से अगर सॉल्व करने जाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। एक एक चीज जैसे एक एक स्टेप सॉल्व करते जाओगे बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। बट अगर तुमने इसको सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से किया, मैं सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से बताऊंगा, तो मतलब वो चीज क्लिक होना चाहिए, है ना, वो चीज क्लिक होना चाहिए कि तुमको इसको प्योरली पूरी को पूरी काइनेमेटिक्स से लेके जाना है या फिर इसमें सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है। तो हम लोग इसको सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से देखेंगे कि कितनी आसानी से 8 नंबर के लिए डिजर्व भी नहीं करता है, बहुत आसानी से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, है ना। बट वो क्लिक के लिए इसमें 8 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ था, है ना, कि तुमको वो क्लिक करता है कि नहीं। वो कौन सी मूवी थी एक में जिसमें वो शिवा 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 करते रहती थी, हाँ कौन सी मूवी थी, हाँ ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र मूवी में वो जो रहता है ना, अलग अलग अस्त्र शस्त्र दिए जाते हैं, लेकिन तुमको अस्त्र शस्त्र कहाँ पे कैसे यूज करना है, एक वानरास्त्र था, तो वानरास्त्र तुमको कहाँ पे यूज करना है वो चीज़ तुम्हें समझ में आना चाहिए। अब अग्नि अस्त्र था, वो कहाँ पे यूज़ करना, पानी बरस रहा है जहाँ पर कोई तुम्हारा चिंगारी वंगारी नहीं है, तो वहाँ पे तुमको अग्नि अस्त्र यूज़ नहीं करना है, जहाँ पर उछलना कूदना है वहाँ वानरास्त्र यूज़ करना है। तो उस तरह से सोच के चलना पड़ता है। अभी इस क्वेश्चन में तुमको ध्यान में आना चाहिए किस तरह में हम लोग किस तरह से आसानी से इसको सॉल्व करें, है ना। और एग्जाम में ऐसा कोई वहाँ पर जैसे ब्रह्मास्त्र में बटन दिया जाता था ना, वैसे कोई बटन वटन यहाँ पर नहीं मिलने वाला है, तुम्हें खुद से क्लिक करना पड़ेगा। और बटन कहाँ से आएगा, तुम बार बार प्रैक्टिस से वो बटन आएगा, वहाँ पे जैसे बोलते हैं प्रैक्टिस से आएगा। तो चलो खैर 1985 का क्वेश्चन है, टोटल 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन में बोला गया है बॉल ऑफ मास 100 ग्राम 0.1 kg का है, इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल है, ठीक है, ग्राउंड से इसको 0.1 kg मास का बॉल है, ग्राउंड से इसको प्रोजेक्ट किया जाता है कितने से, 49 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया जाता है। एट द सेम टाइम अनदर आइडेंटिकल बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 98 मीटर टू फॉल फ्रीली अलोंग द सेम पाथ। तो इसी पाथ से, सेम पाथ के अलोंग एक सेम मास का एक दूसरा बॉल है, इसको यहां से फ्रीली यहां से रिलीज किया जाता है ना, रिलीज किया जाता है। मतलब इसके पास इनिशियली कितनी वेलोसिटी है, 0 है, u इक्वल्स टू 0 इसके पास, है ना। और इसका भी मास कितना है, 0.1 kg, है ना, 0.1 kg का ये बॉल है। आफ्टर, और ये कितने हाइट पे है, ये है यहां से टोटल 98 मीटर पे, 98 मीटर से यहां से रिलीज किया जाता है ग्राउंड से, टोटल 98 मीटर, ठीक है। आफ्टर सेम पाथ एज फॉर आफ्टर सम टाइम द टू बॉल कोलाइड एंड स्टिक, मतलब एक लाइन में आ रहे हैं, ऐसे ऐसे दोनों कोलाइड करेंगे और दोनों साथ में जुड़ जाएंगे और फाइनली फिर जमीन में आके गिर जाएंगे। हमें बताना है टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द मासेस। तो ऐसे गए, दोनों आपस में जुड़े, फिर दोनों साथ में नीचे इस तरह से गिर गए, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब जमीन से इस बॉल को, देखो हमारे पास में 2 बॉल है, एक ये बॉल है और ये बॉल है, तो ये दोनों यहां से जब छोड़ने से लेके वापस से दोनों चिपक के जमीन में जब तक आए, वो टोटल टाइम इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अगर हम लोग इस सिस्टम पे देखें, इस सिस्टम में समेशन एफ एक्सटर्नल कितना है, इस सिस्टम मतलब मैं बोल रहा हूं ये दोनों बॉल, इस दोनों बॉल को मैंने अपना सिस्टम चूज कर लिया, पहले तो सिस्टम चूज करना आना चाहिए, है ना। तो सिस्टम अगर इसको चूज कर लिया तो इस सिस्टम पे जो एफ एक्सटर्नल है वो कौन सा है, ग्रेविटी बस लग रहा है ना। एफ एक्सटर्नल जो है वो ग्रेविटी लग रहा है, वही इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा,
है ना। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हम लोग क्या लिखेंगे, समेशन एफ एक्सटर्नल बराबर टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितना है, इसका m और m मान रहे तो 2m हो गया, 2m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना। तो यहां से हम लोग देखो 2mg बोल रहे हैं, टोटल फोर्स इस पे 2mg लग रहा है हमारे सिस्टम पे एक्सटर्नल, दैट इज 2m तो ACM हमारे पास तो g है, इस सिस्टम पे ACM कितना है, नीचे की तरफ g है, इस सिस्टम पे ACM नीचे की तरफ है, तो मैं इसको कायदे से नीचे को नेगेटिव मानते हुए -g लिख देता हूं, है ना। चलो यहाँ पर -2mg लिख लो, नीचे की तरफ फोर्स को मैं माइनस ले रहा हूं। तो इस सिस्टम पे टोटल सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है, सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है वो -g है, ठीक है। इनिशियली सेंटर ऑफ मास कहां पे, देखो सिमेट्री से पता चल जाएगा इनिशियली सेंटर ऑफ मास कहां पर था, बिल्कुल बीचों बीच, क्योंकि 0.1 kg 98 मीटर है, तो इनिशियली सेंटर ऑफ मास कहां पे था, यहां से 49 मीटर पे होगा, ठीक है। इनिशियली ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है। टाइम ऑफ फ्लाइट, पूरे टाइम ट्रेवल करके ये सेंटर ऑफ मास को कहां आना है, फाइनली उसको जमीन में गिरना है। मतलब डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास का कितना होना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास का कितना होगा, ऊपर को पॉजिटिव नीचे को नेगेटिव मानते हुए नीचे की तरफ -49 मीटर नीचे की तरफ डिस्प्लेस करना है। तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा ना सेंटर ऑफ मास का, है ना, ये सेंटर ऑफ मास है दोनों मास का। तो एक्सेलरेशन पता है, हमें पता है, SCM पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है क्या, UCM सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, हाँ पता है, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो इनिशियल पॉइंट 1 kg के पास ऊपर वाले के पास तो 0 वेलोसिटी थी, नीचे वाले के पास 49 थी, तो 49/2 हो जाएगी, है ना, 49/2 हो जाएगी, 49/2 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ, तो पॉजिटिव रहने देता हूं मैं, है ना। तो UCM हमारे पास पता है, SCM पता है ना, और ACM पता है, ये देखो तीनों पता है हमें, ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो हमें टाइम निकल जाएगा। S = UT + ½ AT स्क्वायर से SCM दैट इज इक्वल टू UCM S = UT टाइम ऑफ फ्लाइट, T को मैं टाइम ऑफ फ्लाइट बोल रहा हूँ, टोटल टाइम इस डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल करने के लिए, है ना, UT + ½ इंटू A इंटू T स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करना है, SCM -49 डाल दो बराबर UCM दैट इज 49/2 इंटू T, माइनस हो जाएगा क्योंकि यहां पर G लिख रहे हैं, G की वैल्यू यहां पर 9.8 ले लेना। देखो ये 49 चल रहा है, तो कहां पर 9.8 लेना है, कहां पर 10 लेना है, तुमको समझ में आना चाहिए, इंटू T स्क्वायर। कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा ना, ओके। सो अभी यहां पर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये देखो इसको 4.9 टाइम्स में इसको हम लोग काट सकते हैं, और एक काम करेंगे 4.9 से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना बन जाएगा -10, 4.9 से डिवाइड करते हैं, और 4.9 से ये कितना हो जाएगा, ये 5t हो जाएगा, और ये -t स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना मेरे पास हो जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, t स्क्वायर -5t -10, t स्क्वायर -5t -10 = 0। बस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना भी बहुत आसान है, देखो मैं तुमको दिखाता हूं। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो t = -b करेंगे तो ये +b हो जाएगा, प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। अब देखो माइनस तो होना नहीं चाहिए, तो ये तुमको ये समझ में आना चाहिए कि ये माइनस वाला जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि माइनस हमारे पास में आ जाएगा। तो t की जो वैल्यू आ गई, यहां से देखो, यहां से मैं लिख के दिखा देता हूं, t की जो वैल्यू आ गई दैट इज अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पर देखो 5 + √65 तो उसको मैं अप्रोक्सीमेटली 8 लिख रहा हूं, है ना। माइनस वाला इसलिए नहीं लिया क्योंकि 5 - 8 नेगेटिव आ जाएगा, तो √65 है यहां पे, उसको मैं क्या लिख रहा हूं, 8 पॉइंट समथिंग होगा, मैं √65 को 8 अप्रोक्सीमेट तो कर ही सकता हूं, डिवाइडेड बाई 2। अब देखो 8 × 5 = 13/2 दैट इज 6.5, है ना, 6.5 लगभग आ जाएगा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली इसका जो आंसर होगा दैट इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 6.5, जो टाइम ऑफ फ्लाइट इसकी हो जाएगी दैट इज 6.5 के अराउंड होगा। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब जो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था 1987 में, बहुत ही बढ़िया सवाल है, मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ना। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है, अ बुलेट ऑफ मास M फायर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। तो एक बुलेट है, बंदूक से फायर कर दिया गया होगा 50 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से, इसको फेंका गया यहां से, है ना, और एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी इट कोलाइड्स हेड ऑन विद द बॉब ऑफ मास 3m। तो यहां पर ये हाईएस्ट पॉइंट इसकी जो ट्रेजेक्टरी की होती है, वहां पर ये एक बॉब के साथ इस तरह से टकराता है, और इसका मास m है, इसका मास है 3m, है ना, इस तरह से टक्कर होती है।
सस्पेंडेड बाय ए मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 10/3। तो इसका जो स्ट्रिंग है, इसका लेंथ है दैट इज 10/3 एंड गेट्स एम्बेडेड इन द बॉब, जाके इसके साथ चिपक जाता है। इन इलास्टिक कॉलिजन होती है। आफ्टर द कॉलिजन द स्ट्रिंग मूव्स थ्रू द एंगल ऑफ 120 डिग्री। तो यहां से 90 और यहां से 30, टोटल 120 डिग्री ये मूव करता है। ये दोनों चिपका हुआ, दोनों साथ साथ में चिपक के यहां से इतने ऊपर तक जाते हैं, है ना, इतने ऊपर तक जाते हैं। फाइंड द एंगल थीटा, हमें निकाला ये एंगल थीटा। इतने सारे जो केस हो उसके बाद वहां से लेके हमें थीटा को निकालना है। एंड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट ऑफ द इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉब विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ फायरिंग ऑफ द बुलेट। तो यहां पर सेकंड पार्ट में क्या है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट ऑफ इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉब, मतलब यहां को अगर मैं 0,0 मानूं तो यहां का x, y मुझे निकालना है ना। यहां पर जहां पर इनिशियल पोजीशन बॉब का था, ये वाला x, y ये निकालना है। चलो सबसे पहले एंगल हम लोग थीटा निकालते हैं। तो ये सारे चीज हमें दिया हुआ है, ये मास m है ना, ये मास m है, ये मास 3m है। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग उल्टा जाते हैं, है ना। कॉलिजन के जस्ट बाद जो दोनों चिपक जाएंगे, और कॉलिजन के जस्ट बाद हम लोग यहां पर दोनों जब चिपक के जस्ट चिपक के दोनों के पास जो वेलोसिटी होगी उसको हम लोग v बोल देते हैं। कॉलिजन के जस्ट बाद, है ना, दोनों चिपक गए, उसके जस्ट बाद से लेके ये जब दोनों हाईएस्ट, ये इस पॉइंट तक जब पहुंचे, है ना, इस पॉइंट पे जाने पे दोनों की वेलोसिटी 0 हो गई, है ना। और यहां पर दोनों चिपक के यहां से जस्ट कॉलिजन के जस्ट बाद, तो इस जगह पे मैं कॉलिजन से जस्ट बाद और यहां तक, है ना, इस पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पे मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूं, मैकेनिकल एनर्जी टोटल में कंजर्व कर सकता हूं। कब कब, कॉलिजन के जस्ट बाद, है ना, कॉलिजन के जस्ट बाद से लेके जब वो लोग सबसे ऊपर वाले पॉइंट 2 नंबर पे पहुंचे तब, क्योंकि इस टाइम पे इस पे सिर्फ ग्रेविटी लग रहा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो मैं इसकी टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी वो कंजर्व कर सकता हूं, क्योंकि इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है ना, जिसका वर्क डन हो, है ना। कोई भी मेरे पास इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कब लगाता है, जब हमारे पास इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं हो, और दूसरा हमारे पास में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना हो। तो एक्सटर्नल फोर्स को ग्रेविटी वाला तो हमने पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स पे ले लिया है ना। और दूसरा, यहाँ टेंशन फेंशन का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे भी उसका वर्क डन नेट इंटरनल होता है। अगर टेंशन इंटरनल फोर्स है तो उसका वर्क डन ऐसे भी 0 होना है। तो इस पे हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। इससे तुम इस चीज से तुमको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, है ना। तो 1 और 2 में, 1 पर कब, जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन दोनों चिपक गए थे और दोनों की वेलोसिटी v मान रहा हूं, उस हिसाब से मैं एनर्जी लिख रहा हूं यहां पर। काइनेटिक एनर्जी 1 पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ इंटू दोनों का मास हो जाएगा 4m, दोनों का जोड़ दिया, इंटू v²। इतनी काइनेटिक एनर्जी है ना। और इसी को मैं पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस मान रहा हूं, है ना, इसी को पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस मान रहा हूं, तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर 0 है। बराबर पॉइंट नंबर 2 पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी वहां पर जाके जस्ट वहां तक पहुंचे, मतलब वहां पर जाके 0 होगी पोटेंशियल, वहां पर काइनेटिक एनर्जी जाके 0 है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है विथ रेफरेंस टू पॉइंट 1। यहां से मैं हाइट लूंगा, पॉइंट 1 को मैंने अपना रेफरेंस चूज किया तो, और वो कितना हो जाएगा mgh, दैट इज m पूरा टोटल मास इंटू g इंटू h। हाइट देखो कितना हो जाएगा, ये यहां से यहां टोटल कितना हाइट ट्रेवल किया, यहां से यहां तक हाइट है ना, यहां से यहां तक की हाइट है। तो यहां से यहां तक की हाइट में यहां से यहां तक की हाइट तो 10/3 है, तो वो लिख देता हूं 10/3 प्लस ये जो बची हुई हाइट है, यहां से ये वाली जो बची हुई हाइट है, ये वाली, ये इस ट्रायंगल से देखो लिख सकते हैं ना, इस ट्रायंगल से लिख सकते हैं। ये कितना है, ये दिस इज 10/3, 10/3 का साइन 30, 10/3 का साइन 30 इज 10/3 इंटू 1/2, ये लिख सकता हूं मैं, साइन 30 इज 1/2। अब देखो इसको मैं सॉल्व करूं, 4m से 4m कैंसिल, v²/2 दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 10/3 प्लस 5/3 दैट इज 15/3। ठीक है, तो यहां से ये 2 भी मैं इधर साथ में लेके चलता हूं, यहां से 2 हो गया, और ये 3 5 जो 15, और यहां पर से ये हमारे पास में 100 आ गया, तो v² की वैल्यू 100 आ गई, तो v मेरे पास में हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड क्या है, जस्ट आफ्टर कॉलिजन, है ना, जस्ट आफ्टर कॉलिजन, मतलब ये दोनों जब टकराए आपस में, m और 3m टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, दोनों की कॉमन वेलोसिटी। अब मैं जो ले रहा हूं नेक्स्ट, टकराने से जस्ट पहले और टकराने की जस्ट बाद की कहानी ले रहा हूं, है ना। तो ये जो बुलेट है और ये जो बॉब है, इसको मैं अपना सिस्टम ले रहा हूं, टकराने से जस्ट पहले का मोमेंटम और टकराने से जस्ट बाद का मोमेंटम मैं कंजर्व कर सकता हूं। क्यों, क्योंकि यहां पर टकराने तो कोई भी हमारे पास में जो एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि यहां पर देखो ये जो बुलेट है, बुलेट के पास एक्स डायरेक्शन में ही वेलोसिटी है, टकराने से जस्ट पहले, दूसरा पेन लेता हूं मैं,
जरा ध्यान से सुनना ये सारी चीजों को। टकराने से जस्ट पहले इसके पास सिर्फ एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है ना, इस बुलेट के पास टकराने से जस्ट पहले एक्स डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी है, वी डैश सपोज, है ना, वी डैश मान लेते हैं, है ना, वी डैश है। और इसके पास टकराने से जस्ट पहले इस बॉब के पास कोई भी वेलोसिटी नहीं है। टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी हो जाती है 10 मीटर पर सेकंड। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी मेरे पास में नॉन इंपल्सिव फोर्सेस नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम जस्ट बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन का मैं मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं। देखो यहां पर टेंशन है वर्टिकल डायरेक्शन में, ध्यान रखना है। तो टकराने से जस्ट पहले जो बुलेट है उसकी मास m है और उसके पास वेलोसिटी v डैश है, और बॉब के पास 0 है। टकराने के जस्ट बाद बुलेट प्लस बॉब के पास वेलोसिटी है 10, ठीक है। सो यहां से हम लोग देखो क्या लिख सकते हैं, m v डैश दैट इज इक्वल टू 440 कैपिटल M। तो यहां से देख लो हम लोग ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, v डैश की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 40 मीटर पर सेकेंड। अब ये इसके पास कैसी वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल, ये जो बुलेट है इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। और प्रोजेक्टाइल मोशन में अब आ जाते हैं हम लोग, ये हाईएस्ट पॉइंट पे, प्रोजेक्टाइल के हाईएस्ट पॉइंट पे है ना, प्रोजेक्टाइल के हाईएस्ट पॉइंट पे। तो प्रोजेक्टाइल में जो एक्स कंपोनेंट है वो तो चेंज नहीं हो रहा है ना। तो 50 का cos थीटा एक्स कंपोनेंट किसी भी पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल के पास, जो ये प्रोजेक्टाइल है बुलेट है उसके पास किसी भी पॉइंट पे जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है वो कितना है, 50 cos थीटा। और वो कितने के बराबर है, यहां पर देखो 40 के बराबर हमने निकाल दिया है। तो cos थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास में 4/5। तो थीटा हमें यहां पर से समझ में आ जाता है, दैट इज 37 डिग्री। थीटा 37 डिग्री आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट ऑफ द इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉब। बॉब का इनिशियल पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू, अगर इसको हमने ओरिजिन माना तो, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ फायरिंग इसको ओरिजिन माना तो देखो इसका जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है वो कितना है, यहां से r/2 डिस्टेंस पे, दैट इज रेंज बाय 2, और यहां पर से कितना डिस्टेंस पे, दैट इज h मैक्स। और ये थीटा हमने 37 डिग्री निकाल रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वर्टिकल निकाल देते हैं, वर्टिकल, है ना, क्या वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट, पहले वर्टिकल कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं। तो वो कितना है मेरे पास में, h मैक्स है। h मैक्स कितना हो जाता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, है ना, u स्क्वायर दैट इज 50 स्क्वायर 50 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा मेरे पास कितना, देखो कॉस थीटा मेरे पास में है 4/5, तो साइन थीटा मेरे पास में हो जाएगा 3/5। तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 9/25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। सो ये इससे कट जाएगा 25, 2 टाइम्स में कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा और ये 45 मीटर आ जाएगा। सिंपल है, सिंपल प्रोजेक्टाइल चल रहा है यहाँ पे अब, है ना। और r/2 निकालना है, तो r/2 कितना हो जाएगा, रेंज कितना है इसका, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g, और एक r/2 निकालना है इसलिए 2g हो गया। अब u स्क्वायर की वैल्यू 50 इंटू 50, साइन 2 थीटा को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू साइन थीटा दैट इज 3/5 इंटू कॉस थीटा दैट इज 4/5। साइन 2 थीटा को मैंने ये लिख दिया डिवाइडेड बाई 2g 2 इंटू 10, है ना। तो 5 10 बार में, ये 10 इससे कट गया, 5 10 बार में, ये 2 इससे कट गया, ये कितना बन गया 4 × 12 दाइए 120 मीटर। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा दैट इज नथिंग बट 120,45, है ना, 120। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो इसका कोऑर्डिनेट है वो हमने इससे इस तरह से निकाल दिया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। होप तुम्हें सब कुछ समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में लिखना, वीडियो को लाइक जरूर करना, एक छोटा सा लाइक करना यार तुमको, है ना, 1 सेकंड का काम है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसे ही फालतू में देखने आ जाते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक लिए थैंक यू सो मच।